हमने इसका पिछले वाला पार्ट लास्ट लेक्चर में करा था, अब हम इसके आगे वाला पार्ट करने जा रहे हैं। सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट रेजिस्टेंस। हमने यहाँ ये डिस्कस किया था कि जब हमें फॉर्मूला से करते हैं V इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था हमारा I R। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होता क्या है? हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो लगा दिया, मगर व्हाट इज दिस, होता क्या है ये? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर में। चलिए पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? एक टाइप की प्रॉपर्टी है। जैसे आप अज्यूम करिए कि हमारा एक मेटालिक वायर है ना, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना। जब हमारे यहाँ से वोल्टेज अप्लाई होगा, जब हमारा कोई भी x वोल्ट अप्लाई होगा यहाँ से, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से पुश करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। मगर जब एटम्स उनसे टकराएंगे तो उनकी स्पीड स्लो होगी, होगी या नहीं होगी? उनकी स्पीड स्लो होगी। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब वो एटम से टकराएंगे तो उनकी स्पीड स्लो होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। उनकी स्पीड के स्लो होने के नहीं, उनके बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, उनको क्या कहेंगे हम? रेजिस्टेंस। मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं और बीच में अज्यूम कीजिए कि यहाँ से बहुत सारे एटम्स आ गए, तो वो कैसे फ्लो करेंगे? कुछ इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए जाएंगे, तो उनकी स्पीड तो डिक्रीज हो गई ना। एक तरफ तो वो उस वायर में से ऐसे सीधे सीधे जा रहे थे, मगर अब उन्हें ऐसे 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 जाना पड़ेगा वायर में से, तो उनकी स्पीड डिक्रीज हुई ना। तो हम इसको क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। इस टर्म को कहा गया है रेजिस्टेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। मतलब एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी। अब अज्यूम कीजिए कि ये है एक हमारा कॉपर का कंडक्टर, तो एक उस कॉपर की प्रॉपर्टी है, ये वहाँ कोई करंट या फिर उससे रिलेटेड नहीं है, ये उसके जो मटेरियल है, जो कॉपर है वो मटेरियल है ना एक, उस मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है एक रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इट्स अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट गिवन टेम्परेचर। मतलब रेजिस्टेंस उसके टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर समझिए कि इसका टेम्परेचर, अभी इसका जो रूम टेम्परेचर वो है 20 डिग्री सेल्सियस, वो है 20 डिग्री सेल्सियस, और तो इसका रेजिस्टेंस होगा x। और इस वायर का जो रूम टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो x नहीं होगा, इसका होगा y। मतलब x, मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो भी चेंज होता रहेगा, जब चाहे जो हमारा जो कंडक्टर हो वो सेम हो, मगर जो रेजिस्टेंस होगा वो हर टाइम चेंज होता रहेगा। अब आपके आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। आप ज़्यादातर बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। दोनों मेटल की प्रॉपर्टी है, फिर डिफरेंस क्या है? चलिए वो तो हम बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। इट्स अ ऐसा यूनिट इज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर कुछ इस तरीके से, इसको हम कहते हैं ओम। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम। मतलब जो हमारा ये है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो हमारी R की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन आई। नाउ V की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्टेज टू कैरी करंट। करंट की क्या होती है? एम्पियर। वोल्टेज पर एम्पियर, वोल्टेज अप्लाइड ऑन पर एम्पियर ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सॉरी, मगर इसकी ये डेफिनेशन नहीं होगी, यहाँ अपन उसकी SI यूनिट निकालेंगे। तो जो SI यूनिट होगी, यहाँ अगर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ली, सपोज करिए कि यहाँ हमारे पास V की कोई वैल्यू आ गई और I की कोई वैल्यू आ गई, तो जो रेजिस्टेंस की जो हमारी वैल्यू निकलेगी उसकी यूनिट क्या होगी? जैसे जो हमारा मास होता है उसकी यूनिट होती है kg, और जो हमारा कोई भी लिक्विड कंटेंट होता है उसकी होती है लीटर, मिलीलीटर। जैसे ये सब होती है, वैसे ही हमारे जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होगी? उसकी यूनिट होगी यूम, ओम। ओम एक ये ओम है ना, ये एक ग्रीक लेटर है, तो जो रेजिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट होगी ओम, और इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे टेक्स्ट में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल्स टू वी आई। अभी हमने यहाँ डिस्कस किया ही था, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो जब यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन आई आ जाएगी। नाउ डेफिनेशन ऑफ 1 ओम।
तो हमारे 1 ओम की डेफिनेशन क्या बनी, जैसे हमने पहले 1 वोल्ट सबके हमने डेफिनेशन देखी थी ना, क्या होता है 1 ओम 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, वैसे यहाँ 1 ओम की भी अब हम डेफिनेशन देखेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इज 1 एम्पियर। मतलब जो एक रेजिस्टेंस होगी, जो 1 ओम है वो एक रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, और उसको 1 ओम तब कहा जाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के अक्रॉस 1 वोल्ट होगा, और जब उससे करंट 1 एम्पियर का पास कर रहा होगा उसको हम कहेंगे 1 ओम। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन 1 ओम की। आप चिंता मत कीजिए, चाहे आप इन नोट्स को लिख सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, उनको प्रिंट करवा लीजिए और अपने बोर्ड के लिए प्रिपरेशन चालू रखिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हमने रेजिस्टेंस तो पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, द करंट the current is different for different components connected separately in a circuit because certain components offer an easy path for the flow of electric current while the others resist the flow। मतलब जो हमारा करंट है, चाहे हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी हो एक कॉपर के वायर में या एक एल्यूमिनियम के वायर में, दोनों में से जो करंट पास करेगा वो क्या होगा, वो दोनों का डिफरेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो कोई कंडक्टर तो क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रिक करंट को ईजी पाथ प्रोवाइड करते हैं जिससे वो आराम से फ्लो कर सके, और जो दूसरे कंडक्टर्स होते हैं वो उनके पाथ को रेजिस्ट करते हैं, मतलब उस करंट को आराम से फ्लो नहीं करने देते, तो उसकी स्पीड भी धीरे होगी और हमारा जो करंट होगा वो भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट करंट विल फ्लो थ्रू अ नाइक्रोम वायर, अ टॉर्च बल्ब, अ 10 वोल्ट बल्ब व्हेन कनेक्टेड सेपरेटली इन द सर्किट 1 by 1 बिकॉज दे हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। अभी सारी की सारी जो हमारी चीज़ें हैं, बल्ब है, नाइक्रोम वायर है, टॉर्च है, इन सब में जो चाहे हम 1 वोल्ट की बैटरी लगा दें, मतलब हमने सारी की सारी चीज़ों में अलग अलग वोल्टेज की बैटरी लगा दी, मगर हमारा जो करंट होगा वो सब में अलग अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि दे हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। इनके बेस्ड आपके पक्का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। चलिए आगे चलते हैं, वेट अ मिनट। हाँ, नाउ कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन क्या कंस्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद द कंडक्टर। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये कंडक्टर है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में बहुत सारे एटम्स आते हैं, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो आराम से मूव नहीं कर पाएंगे, वो कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, वो यहाँ मूव करने के लिए एकदम फ्री नहीं है, are not completely free to move within the conductor. They are restrained by the attraction of atoms. हाँ, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ जो एटम है उसमें क्या चार्ज है, उसमें पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। वैसे तो एटम न्यूट्रल माना जाता है, मगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन सा चार्ज लेकर चलते हैं, नेगेटिव। तो जो एटम होगा वो इनको अट्रैक्ट करेगा, हमारा जो वोल्टेज है, और उनको यहाँ पुश करेगा। तो एटम इसको अट्रैक्ट करेगा तो उसकी फ्लो में तो रेजिस्ट ही कर रहा है ना वो, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ फ्लो करा रहे हैं और एटम यहाँ है, और वो उस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से जा रहा है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी स्पीड कम होगी ना, और फिर अपने को यहाँ से और इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा जिससे उसकी फोर्स में ना आए और उससे आगे चल जाए। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलते हैं। दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमंग विच दे मूव। Thus motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. Thus the motion of electrons, जो electrons का जो motion है वो retard होता है। retard मतलब कम होना। acceleration का जो दूसरा वर्ड होता है ना retardation, retardation का मतलब होता है कम होना किसी पर्टिकुलर पेस पे। तो चलिए आगे देखते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस, अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है सर, जो रेजिस्टेंस होता है हमें पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। नाउ व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब अज्यूम कीजिए आपके पास एक सर्किट है, ये एक मैंने सर्किट बना दिया है, ये थोड़ा रफ डायग्राम है उसके लिए सॉरी। ये हमारा एक सर्किट है और रेजिस्टेंस हम सर्किट में कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ये हमारा यहाँ रेजिस्टेंस है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, जब हम रेजिस्टेंस पे ऐसा एक एरो लगा देते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। नाउ अब हम ये चाहते हैं कि अभी जो रेजिस्टेंस है, अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो हो, रेजिस्टेंस हमारी मान लीजिए 10 ओम है ना, हमको रेजिस्टेंस कितनी चाहिए, 15 ओम चाहिए, जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स
सही से वर्क कर सके या फिर हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर सके। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या है हमारी रेजिस्टेंस 10 ओम और हमें क्या चाहिए 15 ओम। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम यहाँ 5 ओम का एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दें जिसकी वैल्यू क्या हो 5 ओम, या फिर हम इसको ही वेरिएबल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दें। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट ऐसे ही नहीं हो जाता, यहाँ एक डिवाइस आता है इसका नाम होता है रियोस्टेट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम यह वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं जिससे हम उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ा सकें। ठीक है, अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। हाँ, या तो हमारे पास तीन ऑप्शन थे यहाँ, या तो हम जो वोल्टेज सोर्स है जो हमारा सेल है वो हम घटा बढ़ा सकें, या फिर एक और 5 ओम का ऐड कर दें, और जो तीसरा ऑप्शन है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का। अब हम ये वाला फर्स्ट ऑप्शन लेंगे तो हमें बार बार वोल्टेज का जो पावर सप्लाई है वो चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ हमें एक और ऐड करना पड़ेगा। मतलब हर टाइम अपन वायरिंग थोड़ी ना कराते रहेंगे, इसके लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है रियोस्टेट। Now, rheostat is a device used in electric circuit to change the resistance in the circuit. That is to increase or decrease the current in an electric circuit without changing the voltage source. मैंने आपको अभी अभी सारा बताया था, आप चाहिए तो टेक्स्ट रीड कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सारा अच्छे से रीड कर लीजिए। Now, the current through a resistor is inversely proportional to the resistance. Now, अगर हम V is equals to IR था ना हमारा फॉर्मूला, अब हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकालें। करंट इज इक्वल्स टू, सॉरी ये राइटिंग सही नहीं आ पाती है अभी मेरे पास, मेरा स्टाइलस नहीं है इसलिए। आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। जो हमारा आई है, मतलब आई हमारा यहाँ है ना, तो जो आई है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हमारा करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर फिर से समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और फिर से देख लीजिए। इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल देन द करंट गेट्स हाफ्ड। अब यहाँ से हम निकालते हैं आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या आई, वी अपॉन आर। ठीक है, अब हमारा क्या बोला है हमें, रेजिस्टेंस इज डबल्ड, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया। तो अब हम इसको यहाँ लेकर जाएंगे, 2 को यहाँ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ। हमारा जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ। होप है आपको सारा क्लियर होगा। अब हम आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, जो कि रेजिस्टेंस के बेस पे हम इन पे बात करेंगे। व्हाट इज अ गुड कंडक्टर, फर्स्ट ये सारे टर्म्स हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, मगर अब रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमें सारे टर्म्स को समझेंगे। अ कंपोनेंट दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी कंपोनेंट लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा तो क्या होगा, गुड कंडक्टर। अगर उसकी रेजिस्टेंस लो होगी तो हमारा जो करंट है वो आराम से फ्लो करेगा, तो क्या कहलाएगा, गुड कंडक्टर। मतलब उसमें से करंट आराम से फ्लो कर सकता है। नो व्हाट इज अ रेजिस्टर, अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस। एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस मतलब गुड रेजिस्टेंस, ज़्यादा रेजिस्टेंस। इसमें क्या होती है, गुड कंडक्टर में लो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टर जो कि होता है जो करंट को रेजिस्ट करे, जो हमने जानबूझ के लगाया है, उसको क्या कहेंगे, गुड रेजिस्टेंस। उसकी अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस होगी, बढ़िया रेजिस्टेंस होगी, इसलिए हम उसको यहाँ यूज़ करते हैं, उसका नाम है रेजिस्टर। नाउ पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, अ कंपोनेंट दैट ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। मतलब एक कंपोनेंट है वो ऑफर क्या करता है, हायर रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस हायर होगी तो करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा या फिर फ्लो ही नहीं कर पाएगा। अगर आप अज्यूम कीजिए कि बहुत सारे एटम्स भरे हुए हैं और उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन पास कराना है, तो क्या पॉसिबल होगा, नहीं होगा। मतलब उसकी रेजिस्टेंस हाई है, तो उसको क्या कहेंगे, पुअर कंडक्टर, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अब गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के एग्जांपल्स आप जानते ही हैं। गुड कंडक्टर्स के एग्जांपल होते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। हाँ, और एक और बात, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ गुड कंडक्टर, गिव वन एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर। सो जो सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर माना जाता है वो होता है सिल्वर। सिल्वर कॉस्टली होता है, तो सेकंड पे जो हमारा गुड कंडक्टर आता है वो होता है कॉपर। कॉपर सिल्वर से थोड़ा चीप होता है, इसलिए हम उसको कॉपर को हमेशा अपनी वायरिंग में यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो हमारा आंसर होगा सिल्वर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पुअर कंडक्टर। व्हाट इज अ पुअर कंडक्टर एंड गिव वन इट्स एग्जाम्पल। अब पुअर कंडक्टर का क्या एग्जाम्पल होगा, प्लास्टिक, पेपर, वुड, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। आपने सुना भी होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि जब किसी की करंट लग जाता है तो हम उसको लकड़ी से हटाते हैं,
हम हाथों से हटाएंगे तो हमारे भी करंट लग जाएगा, लेकिन जो हम लकड़ी से हटाएंगे तो जो लकड़ी होगी हमारी, जो वुड होगी, वो करंट को उससे फ्लो नहीं करने देगी और करंट हमारे तक नहीं आ पाएगा और हम उसको छुड़ा भी पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये जो है हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इंसुलेटर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंसुलेटर एंड पुअर कंडक्टर। हमने यहाँ पिछली वाली स्लाइड में देखा था पुअर कंडक्टर। अब पुअर कंडक्टर क्या होता है? पुअर कंडक्टर मतलब जो करंट को फ्लो तो करने दे मगर बहुत कम फ्लो करने दे। और एक इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर होता है वो जो फ्लो ही ना करने दे, करंट को अपने आप में से फ्लो ही ना करने दे। और वो क्या होता है? वुड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वुड। जो हमारा वुड आएगा वो पुअर कंडक्टर में नहीं, इंसुलेटर में आएगा, क्योंकि वुड बिल्कुल भी अपने में से करंट फ्लो नहीं करने देता होता है। तो होप है बच्चों आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई है तो अपने दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, जिससे आपके क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स को भी आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।